तो संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। इसके बारे में चर्चाएं सर्वत्र थी और आज जो पुरानी संसद है, आप कह सकते हैं कि उसका एक तरह से आखिरी दिन था कार्रवाई के लिहाज से, क्योंकि आज वहां 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा हुई और अब कल से नई संसद भवन में बैठकों का शुभारंभ होगा। लेकिन संसद के विशेष सत्र के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है और इसमें कई अहम बिलों पर मंजूरी मिल सकती है। अभी बैठक चल रही है। इस बीच खबर यह भी है कि संसद सत्र में जो भी लिस्टेड बिल हैं, सरकार की ओर से उनसे अलग भी एक बिल लाया जा सकता है और उस नए बिल को कैबिनेट की बैठक की मंजूरी भी मिल सकती है। कल यानी मंगलवार के दिन से ये विशेष सत्र नए भवन में चलने वाला है। सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री पुराने संसद से नए संसद की तरफ जब जाएंगे तो उनके हाथों में संविधान की कॉपी भी होगी। लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि मौजूदा बैठक जो चल रही है कैबिनेट की, उसमें चल क्या रहा है, आखिर क्या मंथन हो रहा है और क्या कुछ निकलकर वहां से आ सकता है। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी अमरीश पांडे मेरे साथ हैं। अमरीश, कुछ खबर मिल पा रही है? जाहिर तौर पर मुकम्मल खबर मिलना तो थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन बातें क्या चल रही हैं? कौन कौन से बिल हैं जिन पर अंदर बात हो रही है, जिन्हें मंजूरी मिल सकती है? देखिए दीपक, प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है वो पिछले 9 साल में हमेशा उसने या तो सरप्राइजेस दिए हैं या फिर शॉक्स दिए हैं और अभी भी अचानक एक विशेष सत्र बुलाया जाता है। विशेष सत्र के लिए 4 बिलों का एजेंडा दिया जाता है और बिल के एजेंडे के साथ साथ जैसे ही पहला दिन शुरू होता है वो एजेंडा पूरा चेंज हो जाता है। जो सबसे अहम बिल था उस पूरे एजेंडे में, उसको बदल दिया जाता है, वो उस एजेंडे से हटा दिया जाता है और 8 नए बिल उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। तो ये सारे सरप्राइजेस के साथ साथ अचानक एक सरप्राइज ये आता है कि शाम को कैबिनेट है, जो कि आमतौर पर अगर हम रूटीन देखें तो बुधवार को होती है सुबह 10 बजे 11 बजे के आसपास या फिर 1:30 बजे के आसपास। संसद चल रहा होता है तो 1:30 बजे के आसपास होती है। लेकिन आज संसद के पहले ही दिन, सत्र के पहले ही दिन शाम को 6:30 बजे कैबिनेट बुलाई गई। तभी उसमें पहुंच चुके हैं। इस समय बैठक जारी है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ ऐसे बिल हैं जिन पे चर्चा होगी जो कि लिस्टेड नहीं है। मसलन ऐसे बिल्स का अगर अनुमान लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे बिल है, जैसे कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर पिछले 30 सालों से लगातार बात हो रही थी कि उनका पार्टिसिपेशन जो है बढ़ने की जरूरत है। संभव है कि कैबिनेट में उस बिल पर चर्चा हो और अगर कैबिनेट उसको मंजूर करती तो इन 5 दिनों में वो बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा तो सबसे इम्पोर्टेंट बिल था डिजिटल इंडिया एक्ट, उस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछले अगर आप G20 की बैठक को देखें तो G20 की बैठक और उससे पहले भी कई सारी बैठकों में प्रधानमंत्री बार बार ये कह चुके हैं कि भारत को अपने हितों की रक्षा करने के लिए कुछ इस तरह के नए दौर में इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है, जो कि पुराने कानून तो बदल के बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम दुनिया से भी पीछे रहेंगे और इसके अलावा अपने लोगों की जो हितों की रक्षा है वो भी हमको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक डिजिटल इंडिया एक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा में इस समय चल रहा है वो ये है कि क्या इलेक्शन के सुधारों को लेकर जिस बिल को हटाया गया है, क्या उसमें कोई बदलाव करके वापस से पेश किया जाएगा, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में। 8 सदस्यों की वो कमेटी थी, जिसमें कि विपक्ष के लोग भी थे, संसद के सदस्य भी थे और सरकार के लोग भी थे। इसके अलावा कुछ ऐसे संविधान विशेषज्ञ भी थे। तो अगर ये एजेंडे से बिल को हटाया गया है तो क्या वापस एजेंडे में वो बिल आएगा? अगर वो आएगा तो क्या उसमें कोई बदलाव कर रहे हैं? अगर बदलाव कर रहे हैं तो क्या वो ऐसा बदलाव होगा कि ताकि सभी राज्यों के इलेक्शन को एक साथ कराना है सेंटर के साथ, या फिर कुछ विशेष परसेंटेज तय होगा? ऐसे बहुत सारे कयास हैं जो कि गलियारों में इस समय घूम रहे हैं, लेकिन असली उसका जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी या फिर कैबिनेट के सदस्य जो इस समय कैबिनेट की बैठक में मौजूद हैं वो ही दे सकते हैं। हमको कैबिनेट की बैठक खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल यही है कि सरप्राइजेस जरूर आएंगे और ये 5 दिनों की बैठक में जो अगले 4 दिन है वो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं भविष्य के हिसाब से। चलिए, तो हम भी इंतजार करते हैं कि कैबिनेट की बैठक कब खत्म हो, कब ब्रीफिंग हो और क्या कुछ स्पेशल निकल कर आता है इस स्पेशल सेशन के से जुड़ा हुआ, उस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया अमरीश, नजर बनाए रखें। आपके पास फिर लौटेंगे कुछ अपडेट्स के साथ। चलिए, अब कुछ संसद की कहानियां जो विशेष सत्र से जुड़ी हुई हैं। आज से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई है।
और संसद की पुरानी इमारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से विशेष सत्र की शुरुआत हुई। विशेष सत्र के पहले दिन विपक्ष ने हंगामा भी किया और सरकार पर तीखे प्रहार भी किए। पुरानी संसद आज के बाद इतिहास बन गई, क्योंकि अब कल से विशेष सत्र का बचा हुआ हिस्सा संसद की नई बिल्डिंग में शुरू होगा। अभी विशेष सत्र के 4 दिन बचे हैं, लेकिन सवाल अभी से वही कि क्या अगले 96 घंटे नई संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। ये सदन की अंतिम दिवस है। 18 सितंबर की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। देश में 8वीं बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र की शुरुआत आम सत्र की तरह हंगामेदार रही। विपक्ष के नेताओं ने हंगामे की परंपरा को बनाए रखा। विपक्ष के हंगामे को लोकसभा अध्यक्ष ने शांत कराया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से विशेष सत्र की शुरुआत हुई। देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पड़ाव को आगे बढ़ने का ये अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि ये विशेष सत्र पुरानी संसद में होने वाला आखिरी सत्र है। आगे से संसद का हर सत्र संसद की नई इमारत में ही होगा। पुरानी संसद से विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 50 मिनट तक भारत के 75 वर्षों के संसदीय इतिहास को याद किया। मोदी ने पुरानी संसद में आखिरी संबोधन दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय इतिहास पर अपने संबोधन में ज्यादातर वक्त कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके बाद मोदी सरकार पर प्रहार किया। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला चला, लेकिन विपक्ष के मन में एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर विशेष सत्र के बाकी 4 दिनों में क्या कुछ होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अभी भी अपनी बात पर कायम है कि सरकार देश में जल्द लोकसभा चुनाव करवा सकती है। पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो जल्दी कराए ना। हम लोग तो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र भले ही छोटा हो, लेकिन ये ऐतिहासिक होगा और अब इसे ऐतिहासिक बनाने की कवायद में माना जा रहा है कि कैबिनेट की 6:30 बजे बैठक हो रही है। अब इस बैठक में क्या एजेंडा होगा किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार न कैबिनेट मंत्रियों को इस बैठक के बारे में जानकारी थी और न ही एजेंडा सर्कुलेट हुआ था, लेकिन सरकार अपनी तरह से तैयारी कर रही थी। संसद का पुराना भवन 18 सितंबर के बाद इतिहास बन जाएगा और विशेष सत्र की आगे की कार्यवाही संसद की नई बिल्डिंग में शुरू होगी। संसद की इस नई बिल्डिंग में अगले 4 दिनों में कुछ नया और बड़ा होने वाला है, या फिर सब कुछ सामान्य रहेगा, इस पर देश की निगाहें हैं। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सदन के नेता पीयूष गोयल के बीच आज नोकझोंक भी हुई। क्यों हुई, किस बात पर हुई ये नोकझोंक, आइए आप भी देखिए। G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर? नहीं, क्योंकि वो 0 में कमल का फूल ही दिखता था। आप देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड, हाँ आप देखिए, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट आपका स्तरीय नहीं है, आपका हाँ। नहीं है, आपका एक तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत, अरे मजाक नहीं भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन-जी। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आपको जी बिजनेस की ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम याद होगी, जिसमें हमने ऑनलाइन लोन ऐप्स की ओर से छोटे छोटे लेनदारों से अवैध ब्याज और अनाप शनाप रिकवरी का मामला उठाया था। हमारी इस मुहिम का असर भी हुआ और आरबीआई गाइडलाइन लाने के साथ साथ 100 से ज्यादा ऑनलाइन ऐप्स पर कार्रवाई करता हुआ भी नजर आया।
लेकिन हमने पहले भी कहा था कि हमारी ये मुहिम खत्म नहीं हुई है। हमने सरकार और आरबीआई से और सख्त कदम उठाने की मांग की थी। दुर्भाग्य से हमारी आशंका सच साबित हुई। बीते दिनों केरल से अवैध लोन ऐप्स के जरिए उगाही से परेशान होकर 2 ऐसे वाकये सामने आए जिसने हर किसी का दिल बैठा दिया। पहले 12 सितंबर को कोच्चि के पास एक दंपत्ति ने अपने 2 बच्चों की हत्या की और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस में जो शिकायत की उसमें फर्जी लोन ऐप के जाल में फंसने की बात सामने आई है। इसके बाद वायनाड में 14 सितंबर को 44 साल के अजय राज की कहानी ने सबका दिल झकझोर के रख दिया। अजय राज लॉटरी चलाकर परिवार का गुजारा कर रहे थे। किडनी की दिक्कत हुई तो बीमारी के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन लोन ऐप से 3 से 4 हजार रुपए का मामूली लोन लिया था। खबरों के मुताबिक कंपनी ने अनाप शनाप ब्याज और रिकवरी की धमकी देना शुरू कर दिया और आखिर में अजय राज की पत्नी की झूठी और मुफ्त तस्वीरों को जान पहचान वालों को भेजना शुरू कर दिया गया। खबरों के मुताबिक उन्होंने इसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने इज्जत जाने से बेहतर मौत को गले लगाना ठीक समझा। लोन रिकवरी के नाम पर प्रताड़ना से तंग आकर जिंदगी खत्म कर देने वाली ये कोई पहली या दूसरी कहानी नहीं है। इससे पहले भी ढेरों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अफसोस कि अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं और इसीलिए हमने अपनी ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मुहिम को बंद नहीं किया है, उसे जारी रखा हुआ है। हमारी मुहिम में बड़ा अपडेट यह है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ऑनलाइन ऐप स्टोर से इन लोन ऐप्स को हटाने की कवायद को और तेज किया है। जानकारी मिली है कि आरबीआई ने लोन एप्लीकेशंस की अपडेटेड लिस्ट तैयार की है और यह लिस्ट जल्द ही मैते यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को सौंपी जाएगी और इसके आधार पर मंत्रालय गूगल और एप्पल जिन दोनों के प्ले स्टोर्स में ये इस तरह के ऐप्स होते हैं उसमें इससे संबंधित कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। दरअसल कुछ दिनों में फिर से इन कंपनियों के ऐप स्टोर्स पर कुछ ऐप्स देखे जा रहे हैं और इसे लेकर नोडल मिनिस्ट्री मैते यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गूगल और एप्पल को एडवाइजरी भी जारी की थी। इन्हें ऐसे ऐप्स पर विजिलेंस बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। एक व्हाइट लिस्ट के मुताबिक एक तय मानक और बिना आरबीआई की वैधता वाले सभी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से हटाना होगा। जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर यह भी है कि सरकार जो डिजिटल इंडिया कानून ला रही है उसके बाद ये स्पेस और ज्यादा सुरक्षित होगा ताकि कंपनियां और ज्यादा जिम्मेदार हों। लेकिन उसमें भी समय है, लेकिन त्वरित क्या करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी भी ये अपना धंधा बंद नहीं कर रहे हैं। लोगों को प्रताड़ित करने का, लोगों की निजी जानकारियां चुराकर उनसे जैसे तैसे तमाम हथकंडों से उन जानकारियों को जुटाकर और फिर उसको मुफ्त करके उसको झूठी तरह की तस्वीरें बना के उनको संबंधित सगे संबंधियों को भेज दिया जाता है। इसके साथ ही फिशिंग लिंक्स, टेलीकॉम नेटवर्क पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भी जल्द ही नियम रिफॉर्म्स के अंतर्गत होंगे। पिछली बार भी जब हमने ये मुहिम उठाई थी उसके बाद लगातार इस पर कार्रवाई हुई। आरबीआई गाइडलाइंस लेकर आया। पिछली बार 120 के करीब लोन ऐप्स को ब्लॉक भी किया गया था, लेकिन ये अब भी चल रहा है। नए लोन ऐप्स सिर उठा रहे हैं और इनको कैसे बंद किया जाए, जब तक ये संपूर्ण सफाया नहीं हुआ तब तक जी बिजनेस की मुहिम जारी रहेगी। और अब भी ऐप्स के जरिए कर्ज देने वाली फर्में जरूरतमंदों को कुछ 100 या कुछ 1000 रुपए तक का कर्ज देती हैं। अब आदमी की मजबूरी ऐसी है कि आपको 100 या 1000 कम लगे, लेकिन देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में कुछ 100 या कुछ 1000 रुपए की जरूरत होती है और वो इस तरह के लोन ऐप्स के चक्कर में फंस जाते हैं और यहीं से शुरू होता है उनके जाल में फंसने का सिलसिला। छोटे छोटे लोन पर ऊंची ऊंची दरों पर ब्याज वसूला जाता है। कर्ज अगर आपने नहीं चुकाया, कर्ज देने में अगर देरी करने लगे तो लोन ऐप्स का जो टेलीकॉलर संबंधित जो पूरा है वो ग्राहक के जो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें शामिल सभी लोगों के नंबर चुरा लेता है। परिवार के सदस्यों को ट्रेस कर लेते हैं ये लोग और इनको अनाप शनाप मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। कई बार आधार और पैन जैसे संवेदनशील जानकारियां भी स्कैन करके भेज दी जाती है इनको और इनका भी ये बेजा इस्तेमाल करते हैं। जब ये ऐप डाउनलोड किया जाता है तो वसूली एजेंट्स के पास व्यक्ति के संपर्कों की पूरी सूची होती है। इसका इस्तेमाल वो कर्जदारों को धमकाने में करते हैं।
कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी, मैसेज तक पहुंच जाते हैं और फिर निजी जानकारियों के आधार पर उगाही शुरू करते हैं, धमकियां देना शुरू करते हैं और इससे परेशान होकर, प्रताड़ित होकर कई लोग ऐसे कदम उठा देते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी होती है, उन पर दबाव ऐसा बनाया जाता है कि उस वक्त उनको यही दुर्भाग्यपूर्ण कदम सबसे बेहतर लगता है। तो सोचिए आप उन लोगों की मजबूरियां जिनका ये फायदा उठाते हैं, उनको ये ऐसे ट्रैप में फंसाते हैं कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने के अलावा और कुछ सोच नहीं पाते। इसलिए 120 ऐप्स को पिछली बार हटाया गया था, लेकिन फिर से ये ऐप सिर उठा रहे हैं। फिर से हम ऑपरेशन हफ्ता वसूली को मुहिम को जारी रख रहे हैं ताकि इन सारे ऐप्स पर क्रैकडाउन हो। और हमारा सवाल ये भी है कि ये तमाम सख्तियों के बावजूद, बीच पे ये भी खबर आई थी, हमने इस खबर को ब्रेक किया था, हमारी ही खबर का असर भी था कि प्ले स्टोर की पॉलिसीज जो है वो चेंज की गई हैं। तो जब प्ले स्टोर की पॉलिसीज वगैरह सब चेंज की गई हैं, गूगल ने चेंज करी, एप्पल ने भी कुछ कदम उठाए हैं, तो फिर उसके बावजूद ये ऐप्स वहां पर क्या कर रहे हैं और इन ऐप्स को चलाने वाले लोग कहां हैं? क्या इन ऐप्स को चलाने वाले लोग किसी दूसरी दुनिया से ऑपरेट कर रहे हैं? वो भी इसी दुनिया में होंगे? वो कहां है? यहां उन तक सरकारी एजेंसियां आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? आखिर क्यों लोगों को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है और हम सब हाथ पर हाथ धरे हुए बैठ कर देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते? ये लाचारगी की स्थिति क्यों है? इस पर बात कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, सोशल मीडिया एक्सपर्ट और साथ ही साथ साइबर मामलों की भी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है सत्यम कुमार, सीईओ एंड को फाउंडर हैं लोन टैप के और फाउंडर हैं फेस के, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, जिसने शुरुआत से ऑपरेशन हफ्ता वसूली में हमारा बहुत साथ दिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यम, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो केरल के जो वाकये सामने आए, इससे सरकार भी चिंतित दिख रही है। मैं मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ रहा था, काफ़ी व्यथित थे वो, लेकिन ये लाचारगी क्यों? इन तमाम कोशिशों के बावजूद क्यों आखिर रोक नहीं पा रहे हैं इनको सर हम? जी, तो अगर हम ये केरल के वाकये को देखें तो अत्यंत दुखद करने वाला वाकया है ये। और हालांकि काफ़ी अंतराल से ये मामला थोड़ा सा लगा था कि कंट्रोल में आया है, बट ये एक ऐसा एक तरह से एक रक्तबीज जैसा है ये, है ना। इसको एक तरह से कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरह से ये लगातार पैदा होते जा रहा है। और हमारी मुहिम जो फेस जी बिजनेस और हम सबों की एक साथ रही है, उसका फायदा एक जरूर हुआ है कि बहुत अरसे के बाद फाइनली जो है सरकार ने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म जो है iOS और एंड्रॉयड, जो प्ले स्टोर्स जो हैं, उसको एक बार इस एम्बिट में लाया है, इस दायरे में लाया है। उसको एक बार एक तरह से इसकी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है और इस नेक्सस में लाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था इस पूरे मामले को कंट्रोल करने का। क्योंकि अगर आप बाजार में फेक सामान बेचने देंगे तो लोग उसमें कोई ना कोई तो फंसेगा ही उसमें। तो उस लेवल पे एक बहुत बड़ा स्टेप आया है। बट अगर देखें तो ये एक तरह से ग्लोबल नेटवर्क हो गया है, ग्लोबल नेक्सस हो गया है। लोग कहीं पे भी बैठ करके कोई भी ऐप क्रिएट कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि जो ऐप स्टोर्स हैं उन्होंने भी अपनी पॉलिसी बनाई थी, लेकिन अगर आप उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन का कंडीशन था कि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़े हुए हैं उनका नाम रहेगा, उनके वेबसाइट पे आपका नाम रहेगा, और इस तरह के कुछ एक कंडीशन थे। तो लोग उनके भी वेबसाइट्स को कॉपी कर रहे हैं। कई सारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के भी वेबसाइट्स का एक फेक क्रिएट किया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जाल है और अब तो बोलेंगे कि एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको ऑपरेट किया जा रहा है। और इसमें अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी सेल्फ अवेयरनेस की है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहें कि किस तरह की चीजों में ना फंसे, किस तरह के लालच में ना फंसे। देखिए, इसमें मैं मानता हूँ कि सरकार और आरबीआई की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है सत्यम जी, इसलिए बढ़ जाती है कि अगर आप ये कहेंगे कि साहब ठीक है हमने 120 ऐप्स पर कार्रवाई कर दी, उनको प्ले स्टोर से हटा दिया, सरकार कहती है कि हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के बयान आते हैं, तो एक संदेश ये भी जाता है कि अब प्ले स्टोर पर जो भी मौजूद है अब वो ठीक होंगे, अब मैं इनको डाउनलोड करके ले लेती, ये संदेश जाता है।
और फिर इस तरह के ट्रैप में वो दोबारा फंस जाते हैं। तो ये तो एक्चुअल में अगर आप कोरे वादे कर रहे हैं, आप हवाई वादे कर रहे हैं, तो आप तो और बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की चीजों को। तो जब तक हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक संपूर्ण सफाया नहीं हुआ, एक मल्टी डायमेंशनल, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आप लेकर नहीं आए, तब तक काम नहीं बनेगा। सत्यम जी, आप सहमत हैं? संपूर्ण सफाया नहीं हो पाएगा। आज मैं दर्शकों के साथ इस पे मैं एडमिट करना चाहूंगा और मैं आगाह भी करना चाहूंगा आगे वाली पीढ़ियों को और जनता को कि संपूर्ण सफाया, क्योंकि ये क्या है, एक वायरल मीडियम है। अगर मैंने ऐप से हटा भी दिया, किसी ने आपको एक एसएमएस लिंक भेजा है या कोई आप कहीं रमी खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, वहां पे आपने कोई ऐड देखा और उसको लिंक को क्लिक करके आप विदाउट प्ले स्टोर भी उस लिंक से उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन जो अब जो नेक्स्ट लेवल की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है हमारे अवेयरनेस की। क्योंकि अगर इतने कुछ करने के बाद भी अगर हम पिछले साल देखें तो यूपीआई फ्रॉड जो है 95,000 केसेस हुए हैं यूपीआई फ्रॉड के, और जनरली बैंकिंग फ्रॉड, पेमेंट फ्रॉड के केसेस हुए हैं 30,000 करोड़ के केसेस हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम जो है ये लोन ऐप से ज्यादा पुराना है और वेल एंड सिस्टम है। उसमें भी लगातार चूंकि हमारी जनता की जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है डिजिटल मीडिया को लेकर के वो अलग अलग है, तो लोग उसमें लगातार आए जा रहे हैं और एक नया जनरेशन, एक नए लोग एक नए भूल भुलैये में कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से उसमें फंस जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि ये एक डिजिटल चोरी है, और चोरी जो पहले फिजिकल चोरी होती थी और ये जो डिजिटल चोरी है, डिजिटल चोरी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको भी अपने ऊपर में थोड़ी सी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस का पार्ट तो जनता को निभाना ही पड़ेगा स्वाभाविक रूप से इसमें, क्योंकि जो दो तरह से जो ये प्रतिघात करते हैं और ट्रैप में लेते हैं एक ग्राहक को, वो उनकी लालच या फिर मजबूरी ही होती है। तो कम से कम वो वाला पार्ट तो हमको निभाना ही होगा। दीपिका, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इस तरह के लोग, उनके हौसले लगातार बुलंद हैं। उनको मालूम है आरबीआई उनको पीछे पड़ा हुआ है, मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है, बहुत सारी एजेंसीज उनके पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन वो धड़ल्ले से इस तरह के जाल में लोगों को फंसाते हैं और वही हथकंडा अपनाते हैं उनसे वसूली का। ये कब तक चलेगा? दीपक जी, जब हम एक पूरा लोन प्रोसेस को हम देखते हैं, उसमें कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे लूप पॉइंटर्स होते हैं जहां से ये एक्सट्रैक्शन हो पाता है। भले ही वो हम जब ऐप इंस्टॉल करें, वहां से कॉन्टैक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जाए, गैलरी एक्सेस दिया जाए, या फिर एक सिंपल केवाईसी ही क्यों ना हो, जहाँ की एक आधार कार्ड या जो भी हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे अदर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, हमारे घर का एड्रेस, ये सब जो एक इंफॉर्मेशन डेटाबेस है, ये जालसाज अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं। और इससे भी दर्दनाक ये है कि हमें पता है कि इनकी जो तरीके हैं, इनकी मोडस ऑपरेंडी अब तक क्या रही है, कि वो आपको एक झांसे पे लाते हैं, आपको एक ग्रीड देते हैं, उससे वो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट या ऐसे कई सारे ऑफर्स से अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि ये अपने जो शिकंजे में लेते जाते हैं लोगों को, और तभी इंसान को एक हेल्पलेसनेस वाली फील आती है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमने ऐसे भी केसेस देखे थे जहाँ पे जो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, उन लोगों के भी रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके उनके नाम पे फेक लोन्स लिए गए और फिर उनके परिवार वालों को ठेस पहुंचाए गए। इस चीज का हमें विरोध जरूर करना चाहिए, और केवल विरोध ही नहीं, सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस ही ठीक नहीं है, बट क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस रेगुलेटर्स का भी कोऑपरेशन, सो दैट जितने भी हमारे लूप होल्स हैं वो हम प्लग इन कर सके। अभी यह है कि एनबीएफसीज, बैंक्स, ये आरबीआई के अंडर आते हैं, मेटी के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो अगर जितने हमारे रेगुलेटर्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर एकजुट होकर एक कमिटी बनाए, एक बोर्ड बनाए, एक फॉर्मुलेशन बनाए, जिससे ये सारा इंफॉर्मेशन वन टू अदर शेयर हो सके। ऑल्सो ब्लैकलिस्टेड अगर कोई ऐप हो तो उसकी सारी प्रमोटर इंफॉर्मेशन टिल द लास्ट एंटिटी वो शेयर हो जानी चाहिए, ताकि अगर हम देखें कि ऐसे कोई एनबीएफसीज थे जो डॉर्मेंट थे बट उनके लाइसेंसेस एक्टिव थे, वो डॉर्मेंट एनबीएफसीज को बैक साइड पे रख के एक नया ऐप बनाया गया, एक फ्रंट ऐप बनाया गया, उसमें से कुछ तो ओनर्स इंडिया के थे भी।
तो ऐसे अगर टिल द लास्ट एंटिटी अगर हम इन्वेस्टिगेट करें और वो डेटा लॉ एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटर्स दोनों के पास हो। तो ऑपरेशन हफ्ता वसूली हमारी मुहिम जारी है और बीते कुछ दिनों में जिस तरह से अवैध वसूली बढ़ी है इन लोन ऐप्स की, और केरल से कुछ ऐसे वाकये सामने आए हैं जो नहीं आने चाहिए थे, दुर्भाग्यपूर्ण वाकये, उनसे अब एक बार फिर से ये बहस चल रही है कि इन लोन ऐप्स का करें तो करें क्या, कैसे इन पर लगेगा ताला, ये प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से कैसे जाएंगे। इस पर मैती भी काम कर रहा है, इस पर आरबीआई भी लगातार काम कर रहा है। अब खबर यह है कि आरबीआई ने एक अपडेटेड लिस्ट तैयार की है ऐसे ऐप्स, लेकिन हमारा सवाल यह है कि आखिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान कब बनेगा इस तरह के लोन ऐप्स पर। मैं दीपिका के पास ही फटाफट से आ रहा हूँ। दीपिका, टेक्निकली कहाँ चूक रहे हैं हम, जरा फटाफट से अगर आप बता सकें। गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास ऑप्शंस ABC क्या हो सकते हैं? अप्रोच ले रहे हैं टेक्निकली। जब ऐसी कोई घटनाओं का रिपोर्टिंग होती है, ऐसी कोई घटना होती है, तभी ये ऐप स्कैनर में आते हैं। क्यों ना इन मोडस ऑपरेंडी से हम सीख कर हम एक ऐसा प्रिडिक्टिव इंजन बनाएं जिसमें अगर कोई ऐसी ऐप रेडार पे आए रेगुलेटर्स के, लॉ एनफोर्समेंट में, एटलीस्ट फ्लैग हो जाए। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि इमीडिएटली उसे बैन किया जाए, फ्लैग की जाए, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन हो और अगर वो सेफ ना पाया जाए फिर उसको टेक डाउन किया जाए। दूसरा है लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना। अभी आप ही बताइए, जब हम रेगुलेटर्स के पोर्टल पे जाते हैं वहां इतने सारे नोटिफिकेशंस होते हैं, कौन सी नोटिफिकेशन कब पढ़े हम, कौन सी हमें लाभदायक होगी वो हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर ये जितने भी एप्स अगर बैन हुए, अगर रेगुलेटर्स ने, लॉ एनफोर्समेंट ने, या जितने भी गूगल प्ले स्टोर पॉलिसीज वहां पे ये लिस्ट अगर दिखाई भी जाए, लोगों को कैसे पता चले, क्योंकि जब तक लास्ट माइल तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती तब तक बहुत देर हो चुकी है, और इसी मेन चीज का फायदा उठाते हैं। तीसरा, अगर हम जितने भी हमारे केवाईसी नॉर्म्स है उस पे आधार में हमारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं। हम हमारे केवाईसी बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं सो दैट अगर हमारे पास आधार अगर खो भी गया तो कोई उसका मिसयूज नहीं कर सकता। ऐसे जितनी भी मुहिम है सरकार की, जरूरत यहाँ पे देखनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और लोग उसको हल्के में ना ले, प्रॉपरली उसको वैलिडेट करें सो दैट उनके ना फेक अकाउंट्स बनाया जाए, ना उनके नाम पे फेक लोन्स लिया जाए। और अगर जितनी भी ये एप्स है वो हम केवल और केवल वेरीफाइड अकाउंट्स और वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें। किसी भी फियर या ग्रीड के झांसे में आकर हम कोई भी अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म से एप्स ना ले। अगर अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म से हम कोई भी एप्स लेते हैं उनमें तो वो परमिशंस का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, इससे वो जितना चाहे डेटा हमसे ले सकते हैं और डेटा अपने पास कई महीनों तक, कई वर्षों तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्विक पॉइंटर्स होंगे अगर हम एक क्रॉस अप्रोच लेनी होगी, क्रॉस डोमेन अप्रोच, टेक्निकली, लीगली एज वेल एज रेगुलेटरी साइड पे। दीपिका जी, सत्यम जी, आपके पास भी मैं अगर ABC अगर ऑप्शंस बताऊं गवर्नमेंट के पास क्या हैं जिससे कुछ एक राह बने। आरबीआई ने ऑलरेडी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इंडस्ट्री को बोल दिया है। भारत के सबसे बड़े फिनटेक मंच से उन्होंने बोला है और अगले 1 साल में वो तय हो जाएगा। और जैसा कि फेस अभी कर रही है, वो जो SRO है वो व्हाइट लिस्ट करके बताएंगे कि ये एप्स जेन्युइन है या नहीं है, एज फार एज कस्टमर अवेयरनेस या कस्टमर इंफॉर्मेशन प्ले स्टोर पे क्या रहेगा नहीं रहेगा उसको लेकर के एक हमारी तरफ से मतलब इंडस्ट्री बॉडी और आरबीआई की तरफ से ये काम चल रहा है। जहां तक दूसरी सवाल है जो हमने कस्टमर पे बात करने की बात की, इसमें हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि छोटे मोटे लोन्स के लिए अगर उसके एक पैरेलल भी बनाया गया है यूपीआई ऑन क्रेडिट जो कि छोटी जरूरतों को पूरा कर देगा, तो आपको जो है इस तरह के जालसाजी ऐप के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने बहुत पहले भी ये सवाल किया था और मैं बार बार दोहराता हूँ, आपको कहीं ना कहीं ये ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन एज अ कंज्यूमर, हाउ मच इज टू मच। मतलब अगर आपको फोटोग्राफ देने की क्या जरूरत है किसी ऐप में, हर एक ऐप में एक कंसेंट सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे वो आपके सारे एसएमएस को रीड करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को रीड करते हैं, आपके फोन नंबर्स, फोन हिस्ट्री, फोटोग्राफ्स, ये सब रीड करते हैं। तो ये जो कंसेंट आप जो दे रहे हैं, आपको मान करके चलना पड़ेगा कि जितनी आपकी फिजिकल संपत्ति की अहमियत है उतनी ही आपके डिजिटल संपत्ति की भी अहमियत है और उसको उतने ही केयर से देखें। हम अभी भी अपने डिजिटल संपत्तियों का केयर नहीं कर रहे हैं जितना हमें उसका करना चाहिए।
तब जी आपकी जो चिंता है सर, मैं उससे अपने आप को एसोसिएट कर रहा हूं कि एक ग्राहक को अपनी कोई भी जो कॉन्सेंट है वो सोच समझ के देनी चाहिए। लेकिन सत्यम जी, वस्तु स्थिति देश की ये है कि कितने लोगों को समझ में आता है कि हम परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनको तो सिर्फ इतना पता होता है, एक किसी ने बताया कि इसको आपको डाउनलोड कर दो, उनको वो डाउनलोड करना है, यहां से उनको लोन मिल जाएगा, खाता नंबर डालना है, यस 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 करते जाना है, हो जाएगा। हम उन लोगों के बारे में, ग्राहक के प्रति जागरूकता की जिम्मेदारी सबकी है, उनको जागरूक करने का काम चलता रहेगा। लेकिन जहां तक जागरूकता थोड़ा लेट पहुंच रही है, हमें उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर। दो चीजें हैं, एक तो कुछ जो लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना, उसको भी डेमोन्स्ट्रेबल करना पड़ेगा कि जो कंपनियों पे कार्रवाई ली गई है ताकि नए लोगों के लिए थोड़ा डिटरेंट हो। और दूसरी, इसके बाद हम लोग भी वापस जाकर के एज ए इंडस्ट्री बॉडी इस पे काम करेंगे, क्या इस तरह का कोई इंश्योरेंस क्रिएट किया जा सकता है ताकि अफेक्टेड जो पार्टी हैं जिनको हैरेस किया जा रहा है उनका टेम्पररीली टेक केयर कर दिया जाए बिफोर लीगली इसका सॉल्यूशन हो। तो इस एक इंडस्ट्री बॉडी जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस है, जो बैंक में पैसे रखने पे डिपॉजिट में मिलता है, उस तरह का एक इंश्योरेंस का भी हम एक बातचीत चर्चा शुरू करेंगे और देखते हैं आप लोगों के सहयोग से ये कहां तक जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले भी आप लोगों ने अच्छा काम किया है। हम तो यही चाहेंगे वाकई में जिन लोगों को नहीं पता है कि वो परमिशन दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, वहां तक ये बात जाए, उनको ज्यादा आसान भाषा में बात पता चले। और ये तभी हो सकता है जब अवेयरनेस को हम थोड़ा सा और हर लेवल तक ले जाएं, नंबर 1। दूसरा, इस तरह के कार्यों में संलिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके नजीर भी दें ताकि उनकी कहानियां पहुंचे। हमारा देश कहानियों के माध्यम से फिलॉसफी को बढ़ाने वाला देश है, तो वो कहानियां जब तक घर घर नहीं पहुंचेंगी तब तक ये अवेयरनेस नाम का शब्द जो है सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दीपिका जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर दे दें, आज की बहुचर्चित कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे ये कैबिनेट बैठक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, 1.5 से 2 घंटे के आसपास चली है। और संसद के विशेष सत्र के पहले ही दिन, और इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी, अचानक से यह ऐलान हुआ, तो कई तरह के सस्पेंस जो हैं इस कैबिनेट की बैठक को लेकर बन रहे थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस कैबिनेट बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं। कल संभवतः इसकी ब्रीफिंग या तो संसद के सदन के पटल पर दी जाए या फिर देर रात कुछ अपडेट इसमें आ जाए, लेकिन फिलहाल कोई ब्रीफिंग नहीं है और इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी भी उभर कर सामने नहीं आई है। तो ये सस्पेंस अभी तक बना हुआ है कि ये विशेष सत्र का विशेष एजेंडा क्या वही एजेंडा है जो आधिकारिक एजेंडे के रूप में बताया गया है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की तरह कुछ चौंकाने वाला फैसला लेंगे। ये फिलहाल एक सस्पेंस। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक जो कैबिनेट की थी, फिलहाल खत्म हो चुकी है। क्या आपको पता है कि देश में हर 4 में से 1 व्यक्ति एसिडिटी से परेशान है, एसिड रिफ्लक्स से परेशान है। आमतौर पर लोग इसे बीमारी के तौर पर नहीं लेते, लेकिन ये लगातार बनी रहे तो एसोफेगल कैंसर के खतरे को 30% तक बढ़ा भी देती है। दरअसल ये खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या है जिससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये संकेत जरूर है, एक सिम्टम जरूर है। भारत में एसिडिटी एक सामान्य और आम समस्या है। लोग एसिडिटी को बीमारी के तौर पर नहीं लेते, पर ये समस्या विकराल रूप ले चुकी है। देश का हर 4था व्यक्ति एसिडिटी का शिकार है। दरअसल एसिडिटी खान पान और खराब लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या है, जिसे कुछ मामूली परहेज और दवाओं से ठीक किया जा सकता है। लेकिन एसिडिटी लगातार बनी हुई है और समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो इससे बॉडी में तमाम तरह की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। समझते हैं कि आखिर एसिडिटी क्या होता है।
जब खाना पेट के अंदर पाचन तंत्र में पहुंचता है, तब इस भोजन को पचाने के लिए एक एसिड बनता है। ये पेट में भोजन को पचाने का काम करता है। जब ये एसिड पेट में जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो एसिडिटी हो जाती है। इससे पेट में जलन होने लगती है जो छाती तक पहुंच जाती है। इसे हार्ट बर्निंग भी कहते हैं। आसान भाषा में कहे तो जब हम ऐसा भोजन करते हैं जो पेट में आसानी से पच नहीं पाता तो एसिड बनने लगता है। अब एसिडिटी की वजहों को समझते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना का लेना यानी ओवर ईटिंग, खाने के समय में अनियमितता, अत्यधिक तनाव, तला भुना मसालेदार खाना, सोने के समय में अनियमितता, अनिद्रा, चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन, आलस्य, शराब और स्मोकिंग, ये कुछ ऐसी बड़ी वजह हैं जो एसिडिटी पैदा करती है। अगर एसिडिटी की समस्या को नजरअंदाज किया गया तो ये बॉडी में कई दूसरी तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है। कई बार एसिड के फेफड़ों में जाने से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और अस्थमा को ट्रिगर करने का काम करती है। वहीं लगातार बनी रहने वाली एसिडिटी एसोफेगल कैंसर के जोखिम को 30% तक बढ़ा देती है। गले और छाती में जलन से खाने की नली यानी एसोफेगस पर असर पड़ता है। एसोफेगस वो नली होती है जो भोजन को पेट तक पहुंचाती है। एसिडिटी के लक्षणों की बात करें तो कच्ची डकार, पेट और छाती में दर्द के साथ जलन, हिचकी आना, जी मिचलाना, कब्ज, कई बार गले से कुछ निगलने में दिक्कत होती है। एसिडिटी से खुद को दूर रखना है तो खान पान की आदतों में सुधार के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल का होना बेहद जरूरी है। खासकर ओवर डाइट ना लें। खाना खाने के दौरान पानी पीने से परहेज करें। तले भुने मसालेदार खाने से बचें। स्लीपिंग पैटर्न को नियमित बनाएं। आलस्य भी एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए एक्टिव रहें। रोजाना एक्सरसाइज करें। टाइम पर खाना खाएं और नींद पूरी लें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो एसिडिटी को दूर रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। ध्यान रखें, एसिडिटी से बचने के लिए बार बार एंटी एसिड का इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। लोग इसके आदी हो जाते हैं, इसलिए इससे बचने के लिए खान पान की आदतें सुधारें, एक्टिव रहें। एसिडिटी की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। बाजार आज फिसल गए। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते कारोबार की शुरुआत ही सुस्त रही। शुरुआत में बाजार ने कमजोरी से उबरने की कोशिश भी की, मगर एचडीएफसी बैंक के नेतृत्व में निजी बैंकों की बिकवाली ने बाजार को उठने ही नहीं दिया। सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी थी, मगर इनका वेटेज इतना कम था कि इनके कुलांचे मारने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। आखिर में बैंक निफ्टी 250 अंक टूट गया। इसके दबाव में निफ्टी 60 अंक और सेंसेक्स 252 अंक गिरकर बंद हुए। आशीष बताएंगे पूरे दिन की कहानी। देखिए, कमजोर ग्लोबल संकेत भारतीय बाजारों पर भी हावी होते हुए नजर आए और आखिरी 1-1.5 घंटे में आप देखें तो इंडेक्स लेवल पर आपको अच्छी खासी गिरावट, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। बात करें अगर निफ्टी की तो यहाँ पर करीब 60 अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक में कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो दिन के दौरान जो कट है वो ज़्यादा नजर आया। आधे % से ज़्यादा की गिरावट क्लोजिंग के समय आपको निफ्टी बैंक पर नजर आई। निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो पावर ग्रिड 3% का उछाल, टाइटन में काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला। एमएनएम में शुरुआत से रफ्तार रही और एनटीपीसी यहाँ पर भी देखिए खबरों के चलते एक मूव देखने को मिला। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो हिंडाल्को 2.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक में 2% का करेक्शन देखने को मिला। डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर आपको गिरावट नजर आई। लेकिन केआईओसीएल जहां पर फ्री फ्लोट काफी कम है, एक ही झटके में देखिए 20% की तेजी। बड़े ऑर्डर्स के चलते बीईएल में 3% का इजाफा देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी कुछ खबरों को लेकर, हालांकि खबरों की पुष्टि नहीं हुई। कंपनी की तरफ से आ गया खंडन, बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। 8% की गिरावट इस स्टॉक में रही। इसके अलावा जीएनएफसी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 5% का कट देखने को मिला। अन्य स्टॉक्स की बात की जाए तो आप देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक 20% ऊपर, यूको बैंक 16.5%, पंजाब एंड सिंध बैंक 13%, सेंट्रल बैंक 9%। पीएसयू बैंकों की रफ्तार अलग लेवल पर है, बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जीएमआर पावर, टाटा इन्वेस्टमेंट, वेरॉक इंजीनियरिंग, ये कुछ ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको खरीदारी नजर आई। और अन्य स्टॉक जहाँ पर मुनाफा वसूली रही उनमें से एक आईआरएफसी है, रालिस इंडिया, रानी मद्रास और जुपिटर वैगन्स करीब 5% की गिरावट के साथ बंद हुए। यात्रा ऑनलाइन के आईपीओ में निवेश का आज दूसरा दिन है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने यात्रा ऑनलाइन में निवेश को लेकर क्या सलाह दी है, आइए आपको सुनाते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की सलाह। वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए
और उनको भी लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। क्योंकि देखिए अभी तक कंपनी को पूरी तरह से प्रॉफिट में आना बाकी है। शुरुआती संकेत मिले हैं आपको कि कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, लेकिन अभी भी ट्रैक रिकॉर्ड देखना है क्योंकि लंबा समय लगाया है इन्होंने प्रॉफिट में आने के लिए। एक और ऐसा लगता है कि इसके फ्यूचर को देखते हुए एक चांस लेना चाहिए पैसा लगाने का। वहीं अभी की बैलेंस शीट और ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि छोड़ दो तो क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिस्क नहीं। आपको लगता है कि नहीं मैं तो हर आईपीओ में पैसा लगाऊंगा ही, मेरा तो छूटना नहीं चाहिए कोई, तो ही आप सोचिए, अदरवाइज अवॉइड कर दें। लिस्टिंग के बाद देखते हैं क्योंकि अच्छा एंकर बुक ठीक ठाक बनी है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज है। अब एंकर बुक ठीक है तो ऐसा लगता है कि बड़े इन्वेस्टर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन जब आप बाकी सारे डेटा देखें तो आपको उतना मजा आएगा नहीं। अगर मुझे ऑनेस्टली पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि अवॉइड कर दो, लिस्टिंग के बाद देखेंगे। लेकिन कोई बहुत ही रिस्क लेकर 2 से 3 साल तक भी लेकर लगाना चाहता है तो वो सोच सकता है, वो भी इस कंडीशन पे कि अगर लिस्टिंग के बाद नीचे मिले आपको तो थोड़ा और ऐड करें। बारिश और उससे आई मुसीबत के चलते देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग कई जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर चुका है। आसमान से बरस रही बूंदों ने तबाही की ऐसी प्लानिंग की है मानो ये बूंदें सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। शिप्रा नदी उफान पर है और बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। हालात ये हैं कि लोगों की मदद के लिए अब वायुसेना को बुलाया गया है। घरों में पानी भरने के बाद लोग घर की छत पर चढ़ गए थे, जिसके बाद सेना के मी-17 हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें रेस्क्यू किया गया। खरगोन से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का पानी महेश्वर में मां अहिल्या के किले में घुस गया। खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला और मंदिर के पास बसे लोगों को नाव से रेस्क्यू किया। वहीं झबुआ में बारिश कहर बनकर टूटी है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 8 लोग बह गए, जिनमें से 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। प्रशासन की टीमें मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं उज्जैन में सैलाब के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर कई ट्रक फंसे हुए हैं। नाव के जरिए ट्रक ड्राइवरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। वहीं एमपी में भारी बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। गांधी सागर बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद बांध के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियों में उफान आने के बाद 10 डैमों के गेट खोलने पड़े, जिसके चलते रतलाम और धार जिले के निचले इलाकों में बनी बस्तियों में पानी भरने लगा। वहीं दमोह में बारिश थमने के बाद भी लोग बेहाल हैं। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। बटियागढ़ इलाके का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से यहां लोगों का जनजीवन प्रभावित है। मौजूदा मॉनसून पैटर्न को देखते हुए विभाग ने एमपी के कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी के कई इलाकों में कल भी बारिश से राहत के अनुमान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले 28 सालों में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त अनंतनाग में जारी है। दूसरी ओर खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकवादी लॉन्च पैड पर डरे सहमे बैठे हैं। इसकी वजह है 7 साल पहले हुए आज ही के दिन उरी हमले के 10वें दिन को वो सर्जिकल स्ट्राइक, जब भारतीय सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया था। उन्नीस के बाद से आतंकवादियों के खिलाफ घाटी में जारी ये अब तक का सबसे देर तक जारी रहने वाला सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है। अनंतनाग में पीर पंजाल की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों को चीरते हुए हमारे जवान बचे हुए आतंकियों को खोज रहे हैं। ड्रोन की पैनी नजर हर पल इन काली गुफाओं में लगी हुई है। रॉकेट लॉन्चर से निशाना साधा जा रहा है। मतलब साफ है, जहां भी ये आतंकी दिखें वो ढेर हो जाएंगे। इस बीच एक आतंकी की जली हुई लाश सुरक्षा बलों को मिली है। जांच से इस आतंकी की पहचान की जा रही है।
साइंटिफिक तौर पे टेस्ट किया जाएगा कि ये बॉडी किसकी है। जिस मिलिटेंट पे शक था क्या ये बॉडी उसी की है या किसी और की है, तो साइंटिफिकली उसको अब जो है कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाएगा। एक बात और, पीओके की तरफ लॉन्च पैड पर मौजूद आतंकी घबराए हुए हैं, क्योंकि आज की तारीख के ही दिन यानी 18 सितंबर 2016 को उरी के आतंकी हमले के 10 दिनों के भीतर ही भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। जिस तरह से पीर पंजाल इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद पीओके में बने आतंकियों के लॉन्च पैड पर आतंकियों का जमघट लगना शुरू हो गया है। 7 साल पहले उड़ी हमले के बाद भारत ने सीमा पार मिलिटेंट्स के लॉन्चिंग पैड्स नष्ट कर दिए थे और अब अनंतनाग में एक बार फिर मिलिटेंटों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया है और 6 दिन से उनके खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। और वहीं खबर ये भी है कि सीमा पार लॉन्चिंग पैड पर मिलिटेंट की मौजूदगी अब भी है और वो घुसपैठ करने के फिराक में है। खुफिया जानकारी के मुताबिक सारे आतंकी कैंप और लॉन्च पैड को एलओसी के पास भेज दिया गया है। इन्हें आईएसआई ऑपरेट कर रहा है। 13 सितंबर से शुरू हुआ अनंतनाग एनकाउंटर भले ही लंबा खींच रहा हो, लेकिन लॉन्च पैड पर खड़े आतंकी डरे हुए हैं कि कहीं एक और सर्जिकल स्ट्राइक उन्हें 72 हुरों के पास न भेजने की तैयारी कर रही हो। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश भर में गणेश उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं देश में अलग अलग तरीकों से लोग बप्पा को प्रसन्न करने की कोशिश में कैसे जुटे हुए हैं। चेन्नई में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने चंद्रयान 3 रॉकेट का मॉडल रखा गया है। बेंगलुरु में श्री सत्या गणपति टेम्पल को अलग तरीके से सजाया गया है। मुंबई के जीएसबी सेवा मंडल में बप्पा को सोने से सजाया गया है। मुंबई में फिल्मी सितारे भी बप्पा को अपने घर लाते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी एक पंडाल को चंद्रयान 3 के मॉडल के आधार पर बनाया गया है। और बप्पा के प्रिय भोग मोदक बाजार में कई वैरायटी के साथ सजे हुए हैं और दुकानदारों का क्या कहना है इस पर, आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट सौरभ पांडे। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में जो है बप्पा के प्रिय भोजन यानी कि मोदक की क्या वैरायटी जो है इस बार मार्केट में उभर कर आई है और कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, आइए सीधा जानते हैं व्यापारियों से। दादा, किस प्रकार के जो मोदक हैं इस बार डिमांड में है और कंज्यूमर्स के लिए आप लोगों ने क्या खास रखा है? कंज्यूमर्स के लिए हमने पास में 2-3 नई वैरायटीज़ डाली है। हमने गुलकंद मोदक चालू किया है, रोज़ मोदक है, फिर चॉकलेट मोदक में नया है। एज़ पर डिमांड बच्चों के हिसाब से काफ़ी प्रोत्साहित रहते हैं बच्चे चॉकलेट वगैरह खाने के हिसाब से। फिर उसके अंदर रोज़ मोदक के अंदर, केसर मोदक के अंदर बेसन के मोदक बनाए ये बार अलग। फिर ऐसे फैंसी डिज़ाइंस के अंदर कुछ अलग अलग वेराइटीज़ बनाई हैं गणपति के सामने रखने के लिए। बहुत ही बेहतरीन अलग अलग ट्रेस के अंदर स्पेशल वेराइटीज़ है। जैसा कि आपने सुना कि इस बार जो है गणेश चतुर्थी को और बड़े पैमाने पर मनाने के लिए और उनके जो प्रिय भोग है मोदक की जो वैरायटी है वो इस बार काफ़ी व्यंजनों और काफ़ी तरीके से उपलब्ध है बाज़ारों में। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा गया है वो है ग्राहकों की सेहत का। इस बार जो है सरकार के द्वारा मापदंडों के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं और बेस्ट बिफोर का जो डेट था वो भी जो हम देख पा रहे हैं दुकानों में लगे हुए हैं, ताकि पूरी तरह से जो ग्राहक हैं उनके साथ इंसाफ हो सके और जो पूरा गणेश उत्सव है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट सागर पाटिल के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। तो गणेश उत्सव से जुड़ी हुई ये पूरी श्रद्धा भक्ति का जो त्योहार है, ये उत्सव है, इससे जुड़ी हुई हमारी खास कवरेज आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए जी बिजनेस। #ZEEINDIA360 पर अपनी राय देना न भूलें। नमस्कार।